स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी का पूरा काफिला मणिपुर के लिए रवाना हो चुका है और मणिपुर से ये यात्रा शुरू होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर ये मुंबई में ख़त्म होगी और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये करीब 6,700 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी और ये यात्रा तकरीबन 66 दिन लंबी होने वाली है। ये यात्रा करीब 15 राज्य से होकर गुजरेगी और इसके रास्ते में आने वाले 110 जिले पड़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे 2024 के चुनाव में। राहुल गांधी की ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत ही ज़्यादा कामगार होने वाली है। मगर इस यात्रा में मुस्लिम की भागीदारी क्या होने वाली है, 2024 में मुस्लिमों की भागीदारी क्या होने वाली है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और ना ही कांग्रेस पार्टी शायद स्पष्ट करना चाहती है। पिछले चुनाव में भी मुस्लिमों को बहुत ही ज़्यादा निराशजनक से संतुष्ट होना पड़ा था और बहुत ही ज़्यादा कम सीटों पे उनको चुनाव लड़ाया गया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि देश से कम 2011 की जनगणना के हिसाब से 14% मुस्लिम है, तो 2011 से लगा के ये 2024 चल रहा है, उस हिसाब से कम देश में 16 से 17% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है। पूरे भारत में 16% मुस्लिम के हिसाब से उनको अब तक के पार्लियामेंट में 106 या 107 सांसद होने चाहिए, मगर पार्लियामेंट में ना के बराबर सांसद हैं। इस बारे में ना तो कोई सेकुलर पार्टी आवाज़ उठाती है और ना ही कांग्रेस पार्टी। बीजेपी पार्टी तो टिकट देती ही नहीं है मुस्लिमों को, और वो तो ये कहती है कि हम तो जीतने वाले को टिकट देते हैं। तो इससे ये साफ होता है कि ये जो सेकुलर पार्टी हैं ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों का हक दबाती हैं, चाहे वो समाजवादी हो, बीएसपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो या एमके स्टालिन की पार्टी हो। ये बहुत ही ज़्यादा अब हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और मुसलमानों को दरकिनार करके ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। जो कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा है इस भारत में, उसको बहुत ही ज़्यादा निराशजनक और अपमान भरे नज़रों से देखा जाता है। अब चाहे डॉक्टर अयूब को ले लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में जिनकी पीस पार्टी है, उनको भी अब तक के कोई भी निमंत्रण इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं मिला है और अभी तक ना ही एमआईएम को इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई निमंत्रण मिला है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, एमआईएम पार्टी जो एक नेशनल लेवल की पार्टी अब तक के बन चुकी है, उसको अब तक के निमंत्रण क्यों नहीं मिला है? मेरा एक सीधा सा सवाल है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी एमआईएम को कोई सा भी निमंत्रण क्यों नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला है? इसका रीज़न ये है कि वो लोग मुस्लिमों को आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी मुस्लिम का बड़ा नेता अगर हमारे गठबंधन में आएगा तो ये 16% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है भारत की, वो पूरी की पूरी उसके पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वजह से उन लोगों को डर लगता है। तो अगर उन लोगों को डर लगता है तो फिर मुस्लिम समाज क्या कर रहा है? आज किसी भी क्षेत्र में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, डेवलपमेंट के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है मुस्लिम। तो इसका कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग और आप ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग आप लोग चुनाव के टाइम ना तो हम अच्छा कैंडिडेट देखते हैं और ना ही अच्छा हम नेता देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने किसको वोट दिया था, किसको वोट देते आ रहे हैं। हम कितने लोगों को देखते हैं कि वो कहते हैं कि हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ अखिलेश को वोट देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे, बीएसपी को वोट देंगे। तुम किसी को भी वोट दो, ये तुम्हारा संवैधानिक अधिकार है, मगर वोट देते समय ये भी ध्यान में रखो कि कौन सी पार्टियों ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है।
तुम्हारे घर वालों के लिए क्या काम किया है, तुम्हारे बच्चों के लिए क्या काम किया है, तुम्हारे रहने के लिए, तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारी नौकरी करने के लिए, तुम्हारी शिक्षा करने के लिए, तुम्हारे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए क्या काम किया है? कोई नहीं किया है। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जीतेंगे तो 12% आरक्षण देंगे मुस्लिमों को। वो आरक्षण किधर गया? वो तो कोई भी पूछता भी नहीं अभी भी समाजवादी पार्टी से। क्यों नहीं पूछता है? रीज़न है उसका, समाजवादी पार्टी में एक से बढ़ के एक दलाल भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि मुस्लिमों को आगे बढ़ना तो छोड़, उनको आगे आने तक नहीं दे रहे। उनको थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है और वो उनसे बोल दिया जाता है कि आप ये जाके आप मुस्लिम बस्तियों में बोलो, आगे बोल देते। वही पार्टी अगर कोई उनके हक के लिए बात करती थी, 2019 के चुनाव में ओवैसी दर दर की ठोकरें खा रहा था, पूरे उत्तर प्रदेश में जा जा के चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि तुम्हारे बच्चों के लिए आने वाला भविष्य खतरे में है, तुम्हारी शिक्षा के लिए काम नहीं हुआ है, तुम्हारे रोजगार के लिए काम नहीं हुआ है, तुम्हारी पानी के लिए काम नहीं हुआ। कोई भी ये पार्टियां तुम्हारे मसले पे खड़ी नहीं होती हैं, तो तुम इनको वोट क्यों देते हो? वोट देने से पहले ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम उनसे पूछो कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। मुस्लिमों के लिए ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करने वाले हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी पार्टी को ब्लेम करें या किसी पार्टी पे हम इल्ज़ाम लगाएं। मेरा तो इल्ज़ाम तो सीधे मुस्लिम जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनके ऊपर है कि आप लोग क्या करते हो, कब तक कि ये चलता रहेगा। 2024 आ गया है, आने वाला टाइम और भी टफ हो जाएगा। थोड़ी सी बात पे लोगों का घर गिरा दिया जाता है, थोड़ी सी बात पे सांसद के अंदर गालियां दी जाती हैं मुस्लिम सांसद को, थोड़ी थोड़ी बातों पे हर जगह जगह जिहादी, लव जिहादी, फलाना ढिमकाना, आतंकवादी, ये हैं वो हैं, न जाने कौन कौन सी बातें रोज़ सहनी पड़ती हैं मुस्लिमों को। मगर ये कोई भी सेकुलर पार्टी इस बारे में बात करना नहीं चाहती। आप बिहार में ले लो, आए दिन मॉब लिंचिंग होती है, आए दिन किसी को ज़बरदस्ती बोल के आप उनको मारते हैं और बोलते हैं कि आप ये नारा लगाओ नहीं तो हम आपको मारेंगे। आप अपने अपने धर्म को आप बुरा कहो। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को ये दिखाता है मुस्लिमों के प्रति इन लोगों के अंदर जो एक नफ़रत भरी पड़ी हुई है। आप इन लोगों को ये देखिए कि इन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि मुस्लिमों को आखिर ये बंधुआ मजदूर समझ लिया मुस्लिमों को, कि आखिर ये किधर जाएंगे। बीजेपी को तो वो ये वोट देंगे नहीं, तो ये लाजिम है कि हमारे ही पास आएंगे। तो ये प्रॉब्लम मुसलमानों की है। 1984 1984 में 1984 में कितना बड़ा एक घटना घटी थी आप लोगों को मालूम है, एक समाज के अंदर, एक समाज को लेके। मगर उस समाज ने हार नहीं मानी, वो एकत्रित हुए, एक हुए, और वो 2% होते हुए पूरे भारत में उन्होंने अपना एक मुख्यमंत्री दिया, एक मुख्यमंत्री उनका। और इसी तरह ईसाई समाज 4 करोड़ होते हुए भी उसने अपने तकरीबन 3 करोड़ होते हुए भी तकरीबन उसने अपने 4 मुख्यमंत्री दिए, अभी भी प्रेजेंट टाइम पे हैं। पूरे देश में 40 करोड़, 40 से 45 करोड़ मुसलमान हैं। आपका मुख्यमंत्री किधर है? आप कौन से सेक्टर में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं? आप हमें बताइए। किसी भी पद पे नहीं बैठे हुए हैं, किसी भी बड़े पद पे नहीं बैठे हुए हैं, किसी भी बड़ा ओहदा आपके पास नहीं है, कोई बड़ा आला कमान आपके संपर्क में नहीं होगा, आप बड़े बड़े काम नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि आप लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। आप बस लोगों की चाटुकारिता करते हैं, दरी बिछाते हैं, लोगों के टेंट सही करते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, लोगों को आराम से ये समझाते हैं कि अगर आप अखिलेश को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, आप मायावती को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, आप आरजेडी को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी तुम्हारे जिताने से या तुम्हारे हराने से उसका कोई भला होने वाला नहीं हो। बीजेपी के नेता तो खुल के बोलते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो तो खुल के बोलते हैं। तो आप लोग बीजेपी को हराने के बजाय मुसलमान कैसे डेवलप हो, मुसलमान कैसे जीते, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। समझ रहे ना हमारी बात?
मुसलमान जब तक के अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा, अपनी समाज के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक कि वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकता है। ये बात हमारी आप लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, क्योंकि हम बहुत से चुनाव देख चुके हैं और अभी देखते आ रहे हैं। क्योंकि ये चुनाव आते ही ये लोग, इन लोगों के सर पे बस वही सवार होता है कि हम सर पे टोपी लगा लेंगे, गले में गमछा डाल लेंगे और सफ़ेद कुर्ता पहन लेंगे और जाके हाथ फैला के दुआ मांग लेंगे इन लोगों के बीच और इनको वोट मिल जाएगा। तो अब आप लोगों को ये वोट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आप लोग आइए हमारी तरफ, मना नहीं है, मगर आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या करने वाले हो, आपके पास प्लान क्या है। मॉब लिंचिंग पे कानून बनाओ, मॉब लिंचिंग पे आवाज़ उठाओगे कि नहीं उठाओगे। मुस्लिमों पे जो आरोप लगते हैं उनको जिहादी कहा जाता है, उनको पाकिस्तान भेजा जाता है। आए दिन किसी न किसी दल को लेके वो जो मुसलमानों के ऊपर अटैक करते हैं, मुसलमान नौजवानों को पकड़ के बोलते हैं कि तुम आतंकवादी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो वो जो उनको इतना टॉर्चर करते हैं कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है। कई केस ऐसे सामने आए। अभी कल ही की बात है, आप देख लीजिए, हरियाणा की है। वो एक लड़का जा रहा था तो उसको शक के दायरे में पकड़ के उसको मारा। उसको बोलते हैं कि आप ये बोलिए, नहीं तो हम आपको और मारेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि आप, और जबकि कल कल की बात है, एक करनी सेना का जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वो शामिल था, उसमें गौहत्या में शामिल था। अभी जब पकड़ा गया तो वो सामने खुलासा हुआ कि ये भी शामिल था। असल में एक मुस्लिम ने अपनी ज़मीन बेची थी तो उसको उसके पैसों को लेके उसके दिल में कोई खोट आई थी कि चलो हम इसको, गाय को काट के इसका ब्लैकमेल करते हैं। तो वो क्या किया कि वो उसका मांस काट के उसके खेत में रख दिया और उसको ब्लैकमेल कर रहा है। और जबकि इस अपराध में 2 मुस्लिम और शामिल थे। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलता है कि मुस्लिमों में भी कोई एकता नहीं है। मुस्लिमों में पहली बात तो एकता नहीं है, वो एक दूसरे को देख के ऐसे जलते हैं कि मानो बस, अब क्या ही बता दें हम। अब बस मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है लोगों को समझाने के लिए। ट्विटर से लेके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे कोई आपको बीजेपी कोई आपको कांग्रेस समर्थक मिल जाएगा, कोई बीएसपी समर्थक मिल जाएगा, कोई आरजेडी, कोई कांग्रेस, कोई समाजवादी। एक घर में अगर 6 वोट हैं, एक घर में अगर 6 वोट हैं तो वो एक बंदा कोई बीएसपी को देगा, तो कोई कांग्रेस को देगा, तो कोई आरजेडी को देगा। आप दो मुश्किल नहीं है। मगर आप ये देखिए कि ये 6 वोट अगर 6 जगह बिखर जाएंगे तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा। हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मान लो एक 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 लोकसभा सीट पे 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक हिंदू समाज से है, 3 मुस्लिम समाज से है। हिंदू समाज से जो है वो बीजेपी का है, और जो मुस्लिम समाज है वो एक समाजवादी का, एक बीएसपी का, एक कांग्रेस का। तो मुस्लिम समाज किसको वोट देगा? वो 3 तरफ बटेगा, 3 तरफ। और जो एक विशेष समाज है, जो हिंदू समाज है, वो पूरा एक तरफ जाके बीजेपी को वोट देगा। तो कौन जीतेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाजवादी का जो यादव वोट है 9 से 10%, वो 4% बीजेपी की तरफ जा चुका है। उनके पास बचा है 4%। मायावती का जो वोट है, दलित वोट, वो 23% है। उत्तर प्रदेश में 23 से 24% दलित वोट, वो तकरीबन 10 से 12% जा चुका है बीजेपी की तरफ। कांग्रेस का जो वोट था, ब्राह्मण वोट था और मुस्लिम था। तो मुस्लिम तो अभी ज़्यादातर समाजवादी की तरफ आ गया, और जो ब्राह्मण वोट था वो सीधा सीधा बीजेपी की तरफ चला गया है। और ओबीसी तो आधे से ज़्यादा तो बीजेपी की तरफ है पहले से। तो मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे जिताने से और तुम्हारे हराने से कुछ भी नहीं होगा, तुम जब तक कि अपना डिसाइड नहीं करोगे कि आपको किस तरफ जाना है, आपको क्या करना है। इलेक्शन आने वाला है 2024, बहुत ही सतर्क रहें और ये देखें कि कौन सा कैंडिडेट हमारी बात कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट हमारे शिक्षा की बात कर रहा है, हमारे रोजगार की बात कर रहा है, हमारे हॉस्पिटल में अच्छे इलाज की बात कर रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहा है। आप उसको वोट करें। आप इसके चक्कर में ना पड़े कि आप बीजेपी को हराएंगे। आपने ठेगा लेके नहीं रखा है बीजेपी का,
हराने के लिए। उसको हराने के लिए जब तक कि आप कितने परसेंट हो, आप ये भी तो देखो ना, आप कितने परसेंट हो। आप पूरे देश में मिनिमम 16% हो, तो 16% और सेकुलर पार्टियां कितनी हैं? तकरीबन 250-300। तो 250-300 पार्टी प्लस बीजेपी एक। तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स आप ये इस्तेमाल करिए कि अगर 14%, 15% 100 में से निकाल दो तब भी कितना बचता है? 75%, 78 या 79% बचता है। तो 79% से अगर 50% भी बीजेपी की तरफ जाता है तो आराम से जीत जाएगी, आपके वोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उनको। तो फ़ायदा क्या है आप इधर उधर मुंह मारने की? आप एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, एक जगह बात करो बैठ के, आपको क्या करना है आगे डिसाइड करो, उसके बाद आप वोट डालो, क्योंकि आगे आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ये हमारी आप लोगों को सलाह है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।